मोहम्मद बिन तुगलक मौद्रिक सुधार। मोहम्मद बिन तुगलक ने पहली दफ़ा भारत के अंदर सांकेतिक मुद्रा की पद्धति को अपनाया, जिसके तहत यह व्यवस्था की गई थी कि मुद्रा का मूल्य उसके धातु के मूल्य पर आधारित नहीं रहा, बल्कि सुल्तान ने उसका मूल्य तय किया। अपने इस प्रयोग को कामयाब बनाने के लिए वह विभिन्न तरीकों के प्रचार प्रसार किया। इसके लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने यह तय किया कि तांबे में कुछ मिश्रण करके एक ऐसा सिक्का डलवाएगा जिसका मूल्य चांदी के सिक्के के बराबर होगा। इसके पीछे का उद्देश्य यह था कि वह चांदी के सिक्कों को विदेश व्यापार के लिए सुरक्षित रख सके और आंतरिक बाजार में चांदी के मूल्य के समतुल्य एक मिश्रित धातु का सिक्का चलाए। उसके पीछे का कारण यह था कि उस समय भारत में चांदी का अभाव हो गया था एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चांदी की कमी के कारण उसका मूल्य बढ़ गया था। अतः महंगे मूल्य पर चांदी का आयात आर्थिक बोझ बढ़ाने वाला हो सकता था। इस परिस्थिति से निपटने के लिए उसने एक मौद्रिक समाधान का मार्ग अपनाया ताकि आर्थिक विकास भी होता रहे और राज्य की अर्थव्यवस्था पर बोझ भी ना पड़े। किंतु सुल्तान का यह प्रयोग विफल रहा, क्योंकि बाजार में बड़े पैमाने पर नकली सिक्के आ गए। तारीख फिरोजशाही में बर्नी ने लिखा है कि हर हिंदू का घर टकसाल हो गया था। भ्रष्ट आचरण का आरोप हिंदुओं पर लगाना बर्नी की पूर्वाग्रही मानसिकता का प्रमाण है, लेकिन यह सच है कि सुल्तान के टकसाल से जारी सांकेतिक मुद्रा की तुलना में बाजार में बड़े पैमाने पर ऐसे सिक्के उतर गए थे। इन सिक्कों को अर्थव्यवस्था के अंतर्गत खतरनाक मानते हुए सुल्तान ने अपना प्रयोग वापस ले लिया और लोगों को यह विकल्प दिया कि वो अपना सांकेतिक मुद्रा सुल्तान के टकसाल में जमा कर दे। इसके बदले में सुल्तान उन्हें चांदी का सिक्का देगा। इस प्रक्रिया में समस्या यह उभरी कि आम लोग बड़ी संख्या में जाली सिक्के पाए थे, इसलिए उन्हें इसके बदले चांदी का सिक्का नहीं मिला और वो बड़े पैमाने पर घाटे में रहे। इस वजह से लोगों के बीच सुल्तान के प्रति आक्रोश बढ़ा और उसका सम्मान घटा। सुल्तान की गलती यह थी कि वह इतने मौलिक प्रयोग को समुचित स्तर पर लागू नहीं कर सका, जबकि मंगोल शासक इसके पहले ऐसा सफल प्रयोग कर चुके थे। कृषि सुधार। मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे पहले कृषि संबंधित यह सुधार किया कि वह दोआब के क्षेत्र में 50% भू राजस्व लगाया, लेकिन उस समय इस इलाके में अकाल पड़ा हुआ था, इसलिए वहां पर कृषकों का विद्रोह हो गया। इस स्थिति का समाधान करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने यह निर्णय लिया कि कृषि क्रांति किया जाए। इसके लिए वह निम्नलिखित किया। वह दीवान अमीर कोही नामक एक विभाग का गठन किया, जिसका यह दायित्व था कि वह बंजर भूमि को कृषि योग्य बना दे। उसने नकदी फसल उगाने एवं कृषि के वाणिज्यिक पर बल दिया ताकि किसानों की आमदनी में वृद्धि हो सके। उसने कृषकों को ऋण उपलब्ध कराया ताकि कृषक बेहतर निवेश कर सकें। इस निवेश के रास्ते भी कृषि क्रांति को बल मिलेगा। बर्नी ने लिखा है कि मोहम्मद तुगलक यह चाहता था कि एक बलिष्ठ भूमि भी ऐसी ना हो जो कृषि योग्य ना रहे। इस उद्देश्य को महान और दूरदर्शी कह सकते हैं, किंतु अन्य प्रयोगों की तरह यह प्रयोग भी विफल हो गया। बर्नी ने लिखा है कि एक बलिष्ठ भूमि को भी कृषि योग्य नहीं बनाया जा सकी, यानी कि सुल्तान के द्वारा आवंटित धन का निरर्थक ही व्यय हो गया। हो सकता है कि बर्नी का निष्कर्ष अतिवादी हो, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि सुल्तान का प्रयोग विफल हुआ। इसका कारण यह था कि सुल्तान ने अपनी योजनाओं को चलाने के लिए जिन अधिकारियों का चयन किया वो अयोग्य, अदूरदर्शी और भ्रष्ट थे। उन्होंने पहाड़ी इलाकों में अपना ज़्यादातर धन खर्च कर दिया, जिसका परिणाम ऐसा होना था। जिसके साथ यह भी स्मरणीय है कि किसानों को ऋण बहुत दूरदर्शी कदम नहीं
कहा जा सकता, क्योंकि जब तक कि किसानों के लिए नहर, बेहतर बीज, उर्वरक आदि के उपयोग का विकल्प नहीं होगा, तब तक वो अपने ऋण की राशि का सही उपयोग नहीं कर पाएंगे। परिणामतः किसानों ने अपने ऋण की रकम को अन्य मदों में खर्च कर लिया, और जब मुल्तान उनमें ऋण वापसी की मांग करने लगा तो उनके पास इसकी वापसी की क्षमता ही नहीं थी। इसलिए किसानों ने सल्तनत की ओर से पड़ने वाले दबाव से क्षुब्ध होकर विद्रोह करना शुरू कर दिया। इसकी तुलना में ज़्यादा दूरदर्शितापूर्ण कार्य यह होता कि सुल्तान स्वयं नहरों का निर्माण कराता और भूमि अनुदान आदि के माध्यम से बंजर भूमि की कृषि योग्य बनाने में प्रयास करता। प्राचीन काल में सैकड़ों वर्षों तक यह पद्धति कमियां पूर्ण चली थी, यानी कि फिर से यह कहा जा सकता है कि सुल्तान की योजना दूरदर्शी थी, लेकिन उनका क्रियान्वयन अव्यावहारिक और अकुशल, या इसलिए इसका परिणाम अपेक्षित रूप से ही असफल था। नौकरशाही में सुधार। इसके तहत मूलतः दो तरह का प्रयोग किया। इक्तादारी के अंतर्गत दो व्यक्तियों की नियुक्ति किया। इसके तहत इक्तादारी की शक्ति बढ़ गई और उन पर सुल्तान की पकड़ मजबूत हुई। इक्तादारी में नियुक्तियों का सामाजिक सुधार व्यापक हो गया। उसने यह तय किया कि नियुक्ति के लिए धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान आदि के स्तर पर भेद नहीं होता। यदि सल्तनत की शुरुआती शताब्दी में होने वाले नियुक्तियों को देखें तो इनके स्तर पर सभी स्तरों पर भेद हो रहा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने योग्यता को नियुक्ति का आधार माना। इसके अंतर्गत वह ईमानदारी और लोक कल्याण की भावना और लोकप्रियता को भी नियुक्ति की उपयुक्तता का आधार मानता था। उसके द्वारा जिन लोगों की नियुक्तियों को बढ़ावा दिया गया उनकी सूची इस प्रकार है: विदेशी पृष्ठभूमि के लोग, सूफी पृष्ठभूमि के लोग और धर्मांतरित लोग, उनको ही इन्होंने नियुक्त किया था इक्तादारी प्रणाली में। अमीर ए सदा और सामान्य पृष्ठभूमि के लोग और हिंदू। इन नियुक्तियों की बुद्धिमत्ता पर दृष्टि डालें तो यह मिश्रित गुणवत्ता वाला प्रयोग नजर आता है। जैसे कि उसने विदेशियों की नियुक्तियों इस समझ के आधार पर किया था कि उनके रास्ते मध्य एशिया की राजनीति में वह महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेगा, और फिर वह कार्यकुशलता को भी आधार मानता था। लेकिन यह प्रयोग विफल हुआ, क्योंकि एक तो उसकी खुरासान योजना स्थगित हो गई थी, और फिर उसने विदेशियों को विशेषज्ञता वाला काम ना देकर सामान्य प्रशासन का काम दे दिया। इसलिए वो असफल प्रशासक सिद्ध हुए। मोहम्मद बिन तुगलक सूफियों, विशेषतः चिश्तिया संतों को शामिल किया, क्योंकि वह ईमानदार, लोक हितकारी, लोकप्रिय थे। लेकिन ये विफल हुए क्योंकि शासन में इनकी रुचि नहीं थी, बल्कि सुल्तान ने इन्हें इनकी मर्जी के विपरीत जबरन नियुक्त किया था। धर्मांतरित लोगों की नियुक्ति के तहत हरिहर और बुक्का की नियुक्ति विशेषतः उल्लेखनीय है, जिसे दक्षिण में होने वाले विद्रोह के दमन के लिए भेजा गया। लेकिन ये फिर से धर्मांतरित होकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में कर लिए। महाराष्ट्र के क्षेत्र में उसने 100 गांव के मुखिया लोगों को उसने इक्तादारी में शामिल किया, और उनकी नियुक्ति उन्हीं क्षेत्रों में हुई। उन लोगों ने विद्रोह कर 1363 ईस्वी में बहमनी राज्य बना लिया। परिणाम स्वरूप विंध्य के दक्षिण में सल्तनत का राज्य समाप्त हो गया। सामान्य पृष्ठभूमि के लोगों की नियुक्ति निश्चित तौर पर सराहनीय थी, लेकिन इसके बदले में सुल्तान को तुर्की अमीरों और अन्य अभिजात वर्गीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि सत्ता पर उनकी पकड़ कमजोर होने लगी थी, और अन्य अभिजात वर्गीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा क्योंकि सत्ता पर उनकी पकड़ कमजोर होने लगी थी और पदों के भागीदार बढ़ने लगे थे। बर्नी ने इसकी विशेष तौर पर आलोचना की है। हिंदुओं के प्रति
उसकी नीति पूर्व के सुल्तानों की तुलना में कुछ उदार थी। जैन मुनि का सम्मान, होली खेलना, गौशाला को दान देना और इक़्तिदारी में हिंदुओं को शामिल करना इसका प्रमाण है। इस आधार पर मोहम्मद बिन तुगलक को हम शेरशाह, अकबर, बहमनी के सुल्तान और कश्मीर के राजा जैन उल आबदीन आदि का पुरोगामी कह सकते हैं। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि इस मोर्चे पर भी वह इसलिए विफल रहा क्योंकि वह प्रयोगों का अतिरेक कर रहा था। यदि वह धीमे धीमे कदम बढ़ाता तो कामयाब हो भी सकता था, लेकिन उस पर कल्पनाशीलता भारी थी और उसमें व्यवहारिकता की कमी थी और विपरीत मत का परामर्श सुनने के लिए वह सहन नहीं था। अतः वह सहज नहीं था, वह विफल रहा, जो कि होना ही था। मोहम्मद बिन तुगलक की सांकेतिक मुद्रा के प्रयोग की योजना की गुण दोष की विवेचना करें। अब तुगलक वंश में हम फिरोज शाह तुगलक को पढ़ते हैं। वह शरीयत के अनुसार शासन चलाया था। फिरोज शाह तुगलक वह निर्माण कार्यों के लिए जाना जाता है, विशेषतः सिविल अभियांत्रिकी के कार्य। वह कल्याणकारी एवं विकासोन्मुखी शासक था। वह एक समझौतावादी एवं दुर्बल शासक था। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक के बाद सुल्तान बना, इसलिए उलेमा, अमीर, आवाम तीनों की असंतुष्टियों की पृष्ठभूमि मिली थी और इससे निपटने के लिए उसने निम्नलिखित उपाय किए। उलेमा वह शरीयत के मुताबिक शासन चलाने का दावा किया, यानी कि वह उलेमा के महत्व को स्वीकार किया। इसके तहत वह खराज, जजिया, जकात, खुम्स को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के करों को समाप्त कर दिया। यहाँ तक कि उसके अपने द्वारा निर्मित नहरों पर सिंचाई कर लगाने के लिए भी उसने उलेमा की सहमति ली। उलेमाओं को संतुष्ट करने के लिए वह हिंदुओं के प्रति कठोर नीति अपनाया। पहली बार ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया। उलेमाओं को बड़े पैमाने पर अनुदान दिया। उसने सबसे ज़्यादा मदरसे बनवाए, सबसे ज़्यादा मस्जिद। उसके शासनकाल में केंद्रीय से लेकर क्षेत्रीय स्तर तक शासन के मामले में उलेमा का हस्तक्षेप बढ़ा। इससे इक़्तिदारों के शासन संबंधी कार्यों में उलेमा के हस्तक्षेप के कारण प्रशासनिक व्यवस्था कमज़ोर पड़ी। इसकी जानकारी हमें इंसा-ए-माहरू से मिलती है। इसके परिणाम स्वरूप फिरोज शाह तुगलक उलेमाओं को संतुष्ट करने में कामयाब रहा। उन्हें संतुष्ट करने के लिए उसने खलीफा से 2 बार खिलत लिया। इसके साथ यह भी स्मरणीय है कि वह उलेमाओं के भ्रष्टाचार आदि पर अपनी मौन सहमति दे दिया। अमीर उलेमा की बात हो गई, अब अमीर की बात करते हैं। अमीरों को संतुष्ट रखने के लिए उसने उनके साथ मेल मिलाप की नीति अपनाई। धीरे धीरे पद वंशानुगत होने लगे। ख्वाजा का पद प्रायः निष्क्रिय हो गया। एक इक्ता में 2 व्यक्ति की नियुक्ति की व्यवस्था समाप्त हो गई। उनके साथ कठोर व्यवहार का त्याग हो गया। बर्नी ने लिखा है कि उसने सियासत, कठोर दंड की नीति का त्याग कर दिया था। इसके कारण अमीर प्रायः संतुष्ट हो गए और शासन स्थिर रहा। इसके मद्देनज़र एक तरफ जहां शासन की चुनौतियां कम हुई, वहीं शासन का ढांचा कमज़ोर हो गया। यहाँ तक कि सैनिक कुशलता के लिए अपनाई गई दाग एवं हुलिया एवं नियमित निगरानी की व्यवस्था भी कमज़ोर हो गई, जिससे सल्तनत की सैन्य शक्ति कमज़ोर हो गई। आवाम अब जनता को कैसे इसने संभाला था। आवाम को संतुष्ट करने के लिए उसने निम्नलिखित उपाय किए थे। कर्षकों का जो ऋण है ना, वो उसने माफ़ कर दिया था। बड़े पैमाने पर नहरों का निर्माण करवाया था। इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था विकसित हुई, जिससे कृषि में उन्नति हुई। उत्पादन वृद्धि के कारण वस्तुओं के मूल्य में कमी आई। इससे पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के क्षेत्र में क्या किया था, उसने इक़्तिदारों की प्रणाली लागू की थी ना मोहम्मद बिन तुगलक ने, तो वो कैसे असफल हो गया था। उसकी कृषि नीति क्या थी, मतलब उसने ना ऐसे लोगों को
ज़्यादा चूज़ कर लिया था। जैसे ये चिश्ती संप्रदाय वाले और हरिहर बुक्का, इनका जो इन्होंने जिनको इक़्तिदारी प्रणाली में नियुक्त किया था ना, वो एकदम भ्रष्टाचार निकले थे ना। किसी ने तो अपना साम्राज्य बना लिया था और किसी का इंटरेस्ट ही नहीं था। और उन्होंने ऐसे क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट किया था, पहाड़ी क्षेत्र में, जहाँ पे कृषि हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि इसके लिए अल्टरनेटिव चीज़ों की भी ज़रूरत थी, जैसे नहरों की ज़रूरत थी। इसके बाद में जो एमबीटी के बाद में जो फिरोज शाह तुगलक आया था ना, उसने नहरों का भी निर्माण करवाया था और उनका ऋण भी माफ़ कर दिया था कृषि का। तो इसके बाद हम देखते हैं उसने क्या किया था। उत्पादन वृद्धि के कारण वस्तुओं के मूल्य में कमी आई, यानी कि इसके काल में सुल्तान के द्वारा मूल्य नियंत्रण किए बिना ही वस्तुओं के मूल्य में कमी आई, जिसके कारण अनाज की खरीद करने वाले लोगों के जीवन में राहत आई। सुल्तान ने जनहित के तहत और भी कई कार्य किए, जैसे कि शिक्षा के प्रसार के लिए मदरसों का उसने निर्माण किया था, स्वास्थ्य सेवा में वृद्धि की थी, दारुल सफ़ा का निर्माण किया था वृद्धों के लिए, और दारुल सफ़ा चिकित्सा विभाग था। मस्जिदों के निर्माण से भी जनता में संतोष की वृद्धि हुई। फिरोज शाह तुगलक ने गरीब लोगों को आर्थिक सहायता देने के लिए दीवान ए खैरात यानी कि दान विभाग का भी गठन किया था, दीवान ए खैरात, जिसके तहत बेटियों की शादी में सहयोग देना विशेषता उल्लेखनीय है। अधिकारियों को संतुष्ट करने के लिए उनके कल्याण हेतु दीवान ए इस्तेहकाक यानी कि पेंशन विभाग का गठन किया था। दीवान ए इस्तेहकाक जो भी हो, यह कहा जा सकता है कि फिरोज शाह तुगलक का काल सल्तनत काल में पहली बार कई प्रकार के कल्याणकारी कार्यों के माध्यम से जनहित पर इतना केंद्रित होता दिखता है। हालांकि इसके जनहितकारी कार्यों के बावजूद इसका हिंदू विरोधी नज़रिया समाज के अधिकतम लोगों के लिए भावनात्मक और सांस्कृतिक स्तर पर कष्ट देने वाला था। और फिर उसने शासन में हिंदुओं की भागीदारी को भी रोक दिया, जो मोहम्मद बिन तुगलक की दिशा को पलटने का प्रमाण है। उसने अपने शासन का संचालन चूंकि लोगों को संतुष्ट करने की नीति के तहत किया था, इसलिए एक तरफ जहां इसका शासन विकास, जनहित, इस्लामी संस्कृति के प्रसार जैसे कार्यों के लिए सकारात्मक सिद्ध हुआ, वहीं उसका शासन राजस्व वसूली में कमजोर था, इसलिए सल्तनत वित्तीय अव्यवस्था का शिकार हुआ। उलेमाओं को संतुष्ट करने की कोशिश के क्रम में उसका प्रशासनिक ढांचा कमजोर हुआ और अमीरों को संतुष्ट करने के क्रम में वह अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को सामंती बनने दिया और उसकी सैनिक शक्ति भी दुर्बल हुई। इसी का परिणाम है कि एक तरफ उसका काल शांतिपूर्ण रहा, वहीं उसके लगभग 10 वर्षों बाद ही सल्तनत बिखराव का शिकार होने लगा और तैमूर लंग के हमले का मुकाबला नहीं कर पाया। इसी के परिणाम स्वरूप तुगलक वंश का अंत हो गया। फिरोज शाह तुगलक के सिविल अभियांत्रिकी के कार्य। व्हाट इज सिविल अभियांत्रिकी? उसने सबसे ज़्यादा मदरसों का निर्माण करवाया, सबसे ज़्यादा मस्जिद बनवाया, सबसे ज़्यादा नगर बसाए, जैसे जौनपुर, फिरोजाबाद, हिसार, फिरोजा। उसने बड़ी संख्या में नहर निर्माण कराया, जिसमें 5 बड़ी नहरें थी। पुराने अनेक भवनों की मरम्मत कराई गई, जैसे कि कुतुब मीनार, निजामुद्दीन औलिया का मकबरा, तुगलकाबाद आदि। नर भवनों का निर्माण, जैसे फिरोज शाह कोटला का निर्माण, खान ए जहां तेलंगानी का मकबरा। इसमें कुछ शैलीगत प्रयोग भी हुआ, जैसे कोटला के सलामी पद्धति के तहत ढालनुमा दीवारों का निर्माण होता है ताकि भवन ज़्यादा मजबूत रहे। तेलंगानी के मकबरे में पहली बार अष्टकोणीय आधार पर भवन निर्माण का कार्य हुआ। आगे चलकर यह अष्टकोणीय आधार बाद के स्थापत्यों की विशिष्टता बना। फिरोज शाह तुगलक का शासन काल सिविल अभियांत्रिकी की दृष्टि से सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा उल्लेखनीय है। इसके काल में हम देखते हैं कि भवनों का निर्माण प्रायः धूसर रंग के पत्थरों से हुआ था तथा पत्थर मजबूती में जो लाल बलुई पत्थर की तरह ही होता है, लेकिन इसका सौंदर्य वैसा नहीं होता।
कम सुंदर दिखने वाले पत्थरों से हुआ था। यह पत्थर मजबूती में तो लाल बलुई पत्थर की तरह ही होता है, लेकिन इसका सौंदर्य वैसा नहीं होता। कम सुंदर दिखने वाले पत्थरों का उपयोग क्यों किया गया? इस प्रश्न पर ज़्यादातर इतिहासकारों की राय है कि उसका वित्तीय स्रोत सीमित था और उसकी निर्माण कार्यों की सूची लंबी थी, इसलिए वह कम महंगे पत्थरों का उपयोग किया। लोदी वंश और सल्तनत कालीन प्रशासन। लोदी वंश की शुरुआत सैयद वंश के बाद हुई। इस राजवंश में कुल 3 सुल्तान बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। लोदी पहले अफगान थे जो गद्दी पर बैठे। इनकी चुनौती यह भी थी कि अमीर वर्ग के लोग अफगानियों को अपने से निम्न मानते थे, अतः उनके विरोध और विद्रोह की आशंका थी। इस परिस्थिति से निपटने और अपनी सत्ता को सुदृढ़ और दीर्घजीवी बनाने के लिए बहलोल लोदी ने अफगानियों को अपनी सत्ता का आधार बनाने का निर्णय लिया। इस स्थिति में अफगानी लोगों को भारत आमंत्रित किया गया। तारिक ए शेरशाही अब्बास खान शेरवानी ने लिखा है कि बहलोल लोदी ने उन्हें यह कहते हुए बुलाया कि तुम हमारी सत्ता का आधार बन जाओ, हम तुम्हारा मुकद्दर बदल देंगे। इस आमंत्रण पर अफगान लोग की टिड्डियों की फौज की तरह भारत आए। बहलोल ने उन्हें बड़े बड़े पदों पर पदासीन किया ताकि अफगान मजबूत हो जाएं और मजबूत अफगान की बदौलत से अपनी सत्ता को सुदृढ़ करने में कामयाब हो जाएं। किंतु अफगानियों के बल पर स्थापित की गई यह सत्ता सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण नहीं थी कि इसमें एक अलग जाति के लोग शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण हो गए। वस्तुतः यह व्यवस्था बंधुत्व पर आधारित थी। इसके तहत सुल्तान बड़े भाई की तरह हो गया था, जो बराबर वालों के बीच प्रथम की हैसियत से शासन चला रहा था। इसके तहत सुल्तान गद्दी पर बैठने के बजाय अमीरों के साथ कालीन पर बैठता था, अमीरों के विरुद्ध कठोर रवैया नहीं अपनाता था। उनके विद्रोह आदि की स्थिति में भी सुल्तान उन्हें समझा बुझाकर अपने पक्ष में करने की नीति अपनाता था। किसी अमीर के घर कोई मातम वाली स्थिति आ जाए तो सुल्तान स्वयं मातम पूर्ति के लिए उनके घर जाता था। यहाँ तक कि अमीरों के घर से खाना आदि भी प्रायः सुल्तान के यहाँ आने लगा। इन सभी तरह के कदमों को सुल्तान और अमीर के बीच भाईचारा को मजबूत करने पर ही बल होता था। बहलोल लोदी का ऐसा करने के पीछे का मूल कारण वैचारिक ना होकर बल्कि व्यवहारिक था। अफगानी बहलोल की ज़रूरत थे और अफगानियों ने स्वेच्छाचारी सल्तनत की परंपरा नहीं थी, इसलिए अफगानियों के बीच प्रचलित कबीलाई सरदार वाली पद्धति को बहलोल ने अपना लिया। मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि लोधी राजत्व ना तो शरीयत पर आधारित था और ना ही सुल्तान की मर्जी वाला जवाबियत पर। उसकी पद्धति भाईचारा पर आधारित थी और इस पद्धति के पीछे बहलोल की राजनीतिक मजबूरी थी। बहलोल ने अफगानियों के सहयोग से कामयाबीपूर्ण शासन चलाया और इस क्रम में उसने जौनपुर का क्षेत्र जीत लिया। उसके बाद सिकंदर लोदी गद्दी पर बैठा। वह जवाबियत पर आधारित स्वेच्छाचारी शासन चलाने लगा। वह सिंहासन पर बैठने लगा। सुल्तान की अवहेलना करने वाले अमीरों को कठोर दंड देने लगा। सुल्तानों को अमीरों से बहुत बड़ा दिखाने के लिए वह नियम बनाया कि सुल्तान यदि किसी
इक़्तादार के पास अपना संदेशवाहक भेजे तो इक़्तादार 6 कोस दूर आकर उसकी अगवानी करे, और जब संदेशवाहक इक़्तादारों को सुल्तान का कोई निर्देश सुनाए तो वह अमीरों की तुलना में ऊंचे स्थान पर खड़ा हो। मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि सिकंदर लोदी ने बंधुत्व पर आधारित व्यवस्था को कमज़ोर कर दिया। इसके मद्देनज़र लोदी वंश के अंदर अफ़गान अमीर असंतुष्ट होने लगे। सिकंदर लोदी का काल तो किसी तरह से निकल गया, लेकिन उसके पुत्र इब्राहिम लोदी के काल में अफ़गान अमीरों की असंतुष्टि और बढ़ गई। अंततः इसके विरुद्ध दौलत खान लोदी ने सल्तनत पर हमला करने के लिए बाबर को आमंत्रित किया। बाबर को बुलाने वालों में महाराणा सांगा का नाम भी आता है। इन दोनों को उम्मीद यह थी कि बाबर के हमले से लोदी कमज़ोर पड़ेगा और इसका लाभ उन्हें मिलेगा। उन दोनों का अंदाज़ा नहीं था कि बाबर भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करेगा। इसलिए जब बाबर का हमला हुआ तो इसका खामियाजा इब्राहिम लोदी के साथ ही दौलत खान लोदी और राणा सांगा को भी चुकाना पड़ा। पानीपत की पहली लड़ाई के साथ 1526 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई। बाबर ने पानीपत के बाद खानवा की लड़ाई में महाराणा सांगा को पराजित किया। सल्तनत कालीन प्रशासन। सुल्तान एवं खलीफा का संबंध, सुल्तान एवं उलेमा का संबंध, सुल्तान एवं अमीर का संबंध, सुल्तान एवं केंद्रीय प्रशासन। सुल्तान का केंद्रीय प्रशासन, इक़्तादारी व्यवस्था, भू राजस्व प्रणाली। सुल्तान और खलीफा का संबंध। दिल्ली के सुल्तान प्रायः खलीफा से खिल्लत प्राप्त करते थे और उन्होंने खलीफा को सांकेतिक स्तर पर सम्मान दिया। इसके तहत वो खलीफा से कोई शासन संबंधित निर्णय स्वेच्छा से लेते थे। खलीफा को कोई कर नहीं देते थे। यहाँ तक कि उसी खलीफा से खिल्लत यानी कि शासनादेश प्राप्त सुल्तान पर हमला करने में भी कोई संकोच नहीं होता था। इल्तुतमिश ने खलीफा से खिल्लत प्राप्त किया और दूसरे खिल्लत प्राप्त सुल्तान एवज पर हमला कर उसने उसके राज्य को अपने अधीन कर लिया। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि खलीफा की अधीनता स्वीकार करना और सुल्तानों का यह कहना कि वह खलीफा का प्रतिनिधि बनकर शासन चलाते हैं, इस बात का द्योतक था कि खलीफा को ये इसलिए सम्मान देते थे ताकि मुस्लिम भाईचारा और एकता का विचार जीवित रहे। खलीफा उसका प्रतिनिधि और प्रतीक था। ऐसा करना सुल्तानों की मजबूरी होती थी, अन्यथा मुस्लिम आवाम के बीच यह संदेश चला जाता था कि सुल्तान इस्लामी बंधुत्व के विचार के विरुद्ध है। वस्तुतः उस युग में नागरिकता और राष्ट्रीयता का बोध महत्वपूर्ण नहीं था। इसकी तुलना में मुस्लिम आवाम के बीच इस्लामी एकता का बोध मजबूत था और इसी ने सुल्तान को मजबूर कर दिया था कि वह खलीफा को अपना स्वामी बनाए। इल्तुतमिश के साथ ही बलबन ने भी खिल्लत प्राप्त किया। अलाउद्दीन खिलजी अपने सिक्कों पर नहीं खुदवाया, हालांकि वह यह जरूर कहा कि वह खलीफा का दाहिना हाथ है। मुहम्मद बिन तुगलक आरंभ से खिल्लत नहीं लिया था, लेकिन जब उसके विरुद्ध विद्रोह होने लगा तो उसने अंत में खिल्लत लिया। फिरोज शाह तुगलक ने 2 बार खिल्लत लिया क्योंकि वह इस बात पर ज़्यादा बल देना चाहता था कि वह शरीयत के मुताबिक शासन चलाता था। जो भी हो, सैद्धांतिक रूप से यह कहा जा सकता है कि भारत में शासन करने वाले सुल्तान विश्व भर के मुसलमानों के नेता खलीफा का प्रतिनिधि होते थे। व्यवहार में सुल्तान प्राय स्वतंत्र होते थे, लेकिन खलीफा के राजनीतिक महत्व को हम पूरे तौर पर नकार नहीं सकते। सबसे पहले इल्तुतमिश ने लिया था, फिर उसके बाद में बलबन ने भी खिल्लत ली थी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने लिया नहीं था, लेकिन उसने कहा था कि वो खलीफा का दाहिना हाथ है। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने स्टार्टिंग में तो खिल्लत नहीं ली थी, लेकिन जब उसके विरुद्ध विद्रोह होने लगे थे तो उसने भी खिल्लत ली थी। और फिरोज शाह तुगलक था ना, उसने 2 बार खिल्लत ली थी क्योंकि वो यह जताना चाहता था कि उसने शरीयत के अनुसार वह शासन चलाता है। सुल्तान एवं अमीर वर्ग, हम इनका रिलेशन देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत में अमीर वर्ग मुस्लिम शासन में विभिन्न पदों पर आसीन होने वाला वर्ग था, जो सैनिक या प्रशासनिक दृष्टि से शासन में भूमिका निभाते थे। आदर्श मुस्लिम शासन के तहत यह अपेक्षा की जाती थी कि सुल्तान अमीरों के साथ सौहार्द
और सहयोग का संबंध रखेगा, किंतु सल्तनत के अंदर सुल्तानों का व्यवहार शरीयत के आदर्शों पर हमेशा खरा नहीं उतरा। सुल्तानों की इच्छा स्वेच्छाचारी शासन स्थापित करने की होती थी, जबकि अमीर यह चाहते थे कि सुल्तान कमजोर रहे और उनका पद और उनकी भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण रहे। सल्तनत काल के दौरान सुल्तान व अमीरों का संबंध अलग अलग सुल्तानों के काल में अलग अलग रहा। इल्तुतमिश ने अपनी सत्ता को कमजोर करने के लिए तुर्कान ए चहलगानी बनाया मजबूत करने के लिए इल्तुतमिश ने अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए तुर्कान ए चहलगानी बनाया, जो उसके काल में वफादार रहा और जिसके बदौलत इल्तुतमिश अमीरों पर नियंत्रण रखने में कामयाब रहा। किंतु इल्तुतमिश के बाद अमीर ज़्यादा शक्तिशाली हो गया, क्योंकि चहलगानी किंग मेकर की भूमिका में आ गए थे। इसके कारण सुल्तान का पद कमजोर हो गया। इस दौरान रजिया के विरुद्ध विद्रोह विशेषतः उल्लेखनीय है। इन्हीं में से एक बलबन ने अपने राजवंश की शुरुआत किया, लेकिन स्वेच्छाचारी शासन की स्थापना के लिए उसने चहलगानी का अंत कर दिया था। बलबन ने उसके काल में सुल्तान की तुलना में अमीर बहुत कमज़ोर हो गए और उनकी हैसियत गुलामों की तरह हो गई। खिलजी काल में अलाउद्दीन खिलजी सबसे उल्लेखनीय शासक था। अलाउद्दीन उसने अमीरों पर कठोर नियंत्रण रखा, जिसके लिए वह कठोर दंड, गुप्तचरी, मुस्तक राज, भू राजस्व सुधार, सैन्य सुधार जैसी योजनाओं का सहारा लिया। अलाउद्दीन ने अमीरों के जलसों, उनके विवाह के संबंध आदि पर भी कड़ा नियंत्रण रखा। इसके परिणाम स्वरूप उसके काल में अमीर कमजोर व आज्ञाकारी बने रहे। लेकिन इस क्रम में यह भी स्मरणीय है कि बलबन के मरते ही इल्तुतमिश ने चहलगानी प्रथा शुरू की थी, तो उसके काल में ये स्ट्रॉन्ग हो गए थे उलेमा वर्ग। लेकिन उसके बाद में जब बलबन आया ना, तो उसने इसको चहलगानी प्रथा को ख़त्म कर दिया था। तो उसके काल में वो नाराज़ हो गए थे। फिर उन्होंने लेकिन जब बलबन की मृत्यु हो गई थी ना, उसके बाद में उन्होंने फिर से वो स्ट्रॉन्ग हो गए थे। तो इनके सब के बाद में जब वहाँ पे शासन आया था अलाउद्दीन खिलजी का, तो अलाउद्दीन खिलजी ने उनके प्रति अच्छा रवैया नहीं अपनाया था। वो बहुत ही स्ट्रिक्ट हो गया था। वो उनके विवाह जलसों आदि पे भी वो ऐसे नज़र रखता था। लेकिन उनके बाद में जब गयासुद्दीन तुगलक आया ना, तो उसने मध्यम मारक नीति अपनाई थी। लेकिन उसके बाद में जब मोहम्मद बिन तुगलक आया, तो वो फिर से स्ट्रिक्ट हो गया था और फिरोज शाह तुगलक फिर से उदार हो गया था। तो ऐसे ये सिस्टम चलता रहा था। और इनके बाद में जब सैयद वंश आया था ना, तो सैयद वंश के काल में ये उलेमा वर्ग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। लेकिन इन सब के बाद में जब बहलोल लोदी आया था ना, तो उसके काल में भी ये थोड़ा ठीक ठाक थे। लेकिन इनके बाद में जब वो दो शासक आए थे ना, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी, तो उन्होंने फिर से उलेमा वर्ग को नाराज़ कर दिया था। तो फिर एट द एंड हुआ क्या था, उनके ही जो सामंत थे ना, उन्होंने बाबर को आमंत्रित किया था उनको ख़त्म करने के लिए। सो ये था इनका। कभी तो ये कठपुतली शासक को बनाते थे, कभी शासक इनको कठपुतली बनाता था। तो इन्होंने कभी आपस में सहयोग नहीं दिया था, क्योंकि कभी जो तुर्की थे, वो तुर्की सरदार थे, वो अफ़गानियों को और बाकी सबको अपने से नीचे समझते थे। तो इस वजह से जब अफ़गानी शासक बनते थे, तो जैसे अफ़गानी थे ये बहलोल लोदी वंश, ये अफ़गान का था, तो इन्होंने उनको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होने दिया था। हालांकि बहलोल लोदी ने थोड़ा इजी वे लेके चला था, लेकिन बाकी दोनों थे ना, उन्होंने उनके प्रति स्ट्रिक्ट नीति अपनाई थी। ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं, लेकिन उनकी नहीं मानी थी। एक तरह से वो निरंकुश शासन करते थे, तो इस वजह से ऐसा हुआ था। तो हम नेक्स्ट देखते हैं सुल्तान और उलेमा वर्ग का संबंध क्या था। सुल्तान स्वेच्छाचारी शासन चलाना चाहते थे, जबकि उलेमा की इच्छा रहती थी कि शासन शरीयत के अनुसार चले। शरीयत के अनुसार शासन का तात्पर्य यह है कि शासन इस्लाम की पुस्तकों व नियमों के अनुसार चले। इसके तहत कुरान, हदीस, इज्मा, कयास जैसी पुस्तकें उल्लेखनीय हैं, जिसमें सर्वोपरि कुरान है, उसके बाद हदीस का स्थान आता है। इस्लाम के अंतर्गत धर्म और राजनीति का अलगाव नहीं था। धार्मिक
नेता ही राजनीति की व्यवस्था भी चलाते थे। पैगंबर मोहम्मद के बाद खलीफाओं के काल में यही पद्धति चलती रही। पहले 4 खलीफाओं के बाद जितने खलीफा आए वो मूलतः राजनीतिक पृष्ठभूमि के थे, लेकिन धार्मिक सत्ता का प्रधान बनकर खलीफा के रूप में स्वेच्छाचारी शासन चलाया। कालांतर में जब खलीफा कमजोर पड़े और सुल्तान का पद मजबूत हुआ, तब इस्लामी आदर्शों की वरीयता को बनाए रखने की भूमिका में उलेमा आ गए। उलेमा आलिमों का बहुवचन है। आलिम यानी कि ज्ञानी उन्हें कहा जाता था जिनको इल्म होता था। इल्म का मतलब है ज्ञान। जिन्होंने शरीयत का इल्म होता था उन्हें आलिम कहलाते थे। भारत में सल्तनत की स्थापना के आरंभ में हमें सुल्तान और उलेमा की महत्वाकांक्षा का टकराव दिखता है। सुल्तान जवाबियत को वरीयता देना चाहता था और प्रायः फारसी परंपरा को आदर्श मानता था, जबकि उलेमा शरीयत की वरीयता को मानता था एवं अरबी परंपरा को मानता था। सल्तनत काल में इल्तुतमिश ने अपनी मनमर्जी का शासन स्थापित करने के लिए फारसी प्रेरणाओं से लिया, लेकिन इसके अतिरिक्त वह कई अन्य उपाय किया, जैसे कि कुछ उलेमाओं को अपने पक्ष में करना, उलेमाओं से मशवरा करना, खिल्लत लेना, सूफियों का संरक्षण, चहलगानी और निर्माण कार्य एवं न्याय एवं कल्याण के कार्य। इन सभी उपायों की बदौलत इल्तुतमिश ने उलेमा को कमजोर और अपनी स्थिति को मजबूत किया। बलबन के काल में वह जिल्ले-लाही का दर्जा ले लिया, जिससे शासन में उसने उलेमा के हस्तक्षेप की भूमिका का सैद्धांतिक निषेध किया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने को खुदा का प्रतिनिधि तो नहीं बताया, लेकिन वह यह घोषणा कर दिया कि शरीयत को वह शासन का मार्गदर्शक नहीं मानता। काजी मुसीबुद्दीन को उसने कहा था कि मुझे नहीं मालूम कि किसी विषय पर शरीयत क्या कहता है, मैं तो वही करता हूँ जो मुझे राज्य की दृष्टि में सही लगता है। काजी मुसीबुद्दीन को कहा था। गयासुद्दीन तुगलक मध्यमार्गी था। वह उलेमाओं का सम्मान भी करता था और उनकी शिकायतों का समाधान करने का प्रयास भी करता था, लेकिन शासन के मामले में उनका हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करता था। जबकि मोहम्मद बिन तुगलक सल्तनत का संचालन मोटे तौर पर अलाउद्दीन खिलजी की ही तरह किया। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में उलेमाओं की असंतुष्टि अंततः विद्रोह में तब्दील हो गई, और जब उस काल में अमीर और आवाम भी विद्रोह करने लगे, तब उलेमा का विद्रोह ज़्यादा प्रभावशाली दिखने लगा। इसी पृष्ठभूमि में फिरोज शाह तुगलक शासक बना, जिसने यह दावा किया कि वह शरीयत के अनुसार शासन चलाएगा। उसने अपना दीर्घकालिक शासन उसी आदर्श पर चलाया, इसलिए बर्नी उसे आदर्श मुस्लिम शासक कहता है। हालांकि स्वयं बर्नी इस विषय पर अंतर्विरोध का शिकार दिखता है, क्योंकि तारीख फिरोजशाही एवं फतवाए जहांदारी दोनों ही पुस्तकों में उसने यह विचार व्यक्त किया कि शरीयत के अनुसार शासन चलाना व्यवहारिक नहीं है। निष्कर्ष यह कहा जा सकता है कि सल्तनत काल के दौरान शरीयत और उलेमाओं का सम्मान समरूप नहीं रहा, बल्कि अलग अलग सुल्तानों के काल में हमें इसमें परिवर्तन नजर आता है। सल्तनत काल का प्रशासनिक ढांचा। केंद्रीय प्रशासन, इक्तादारी, भू राजस्व प्रणाली, बाजार नियंत्रण की नीति। केंद्रीय प्रशासन। सल्तनत काल में सुल्तान शासन का केंद्र था। वह अमीर और खलीफा को लेकर अलग अलग कालों में अलग अलग नीति अपनाता रहा। स्वेच्छाचारी सल्तनत ज़्यादातर सुल्तानों की ख्वाहिश थी। अपनी सल्तनत को चलाने के लिए सुल्तानों ने केंद्रीय स्तर पर मजलिस ए खलवत यानी मंत्रिमंडल की एक व्यवस्था बनाया। इसके तहत निम्नलिखित मंत्रियों का पद उल्लेखनीय है: वजीर, दीवान ए आरिज, दीवान ए रिसालत, दीवान ए इंसा। वजीर सामान्यतः सबसे बड़ा पदाधिकारी था, हालांकि कुछ समय के लिए नायक ए मुमालिकत का पद सबसे बड़ा हो गया था। बलबन ने इस पद को समाप्त कर दिया था। वजीर सल्तनत काल में अमीरों का नेता होता था
और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति इसी की अनुशंसा के आधार पर होती थी। सल्तनत काल में ज़्यादातर वजीर सैन्य पृष्ठभूमि के लोग होते थे, इसलिए उनका पद और भी बड़ा हो जाता था, क्योंकि सैन्य पृष्ठभूमि के अतिरिक्त वो वित्तीय मामलों का भी प्रधान होते थे। तुगलक काल में वजीर का पद सबसे प्रभावशाली हो गया था। इनमें खान ए जहां तेलंगानी का नाम सबसे ज़्यादा उल्लेखनीय है। खान ए जहां तेलंगानी तुगलक काल में वजीर के ही अधीन मुस्तौफिक ए मुमालिक, नायक ए मुमालिक उसके नीचे होता था मुस्तौफिक ए मुमालिक, नायक ए मुमालिकत, मुस्तौफी ए मुमालिकत, नायक ए मुमालिकत, नायक ए मुमालिकत, नायक ए मुमालिकत और मुस्तौफी ए मुमालिकत होता था वजीर के नीचे। मुसर्रिफ लेखा संबंधी रिकॉर्ड संभालते थे। मुसर्रिफ एक होता था मुसर्रिफ जो लेखा संबंधी रिकॉर्ड संभालते थे। हर मुस्तौफी आय व्यय के मामले में जांच करते थे, आय व्यय की जांच करते थे ये मुस्तौफी। मुसर्रिफ जो है वो रिकॉर्ड लेखा संबंधी रिकॉर्ड संभालते थे और मुस्तौफी आय व्यय के मामलों की जांच करते थे। मुस्तौफी आय व्यय की जांच करते थे। जलालुद्दीन खिलजी ने दीवान ए वकूफ नामक पद का गठन किया था, जो कि व्यय के मामले में निगरानी का कार्य करता था। दीवान ए वकूफ जलालुद्दीन खिलजी ने किया था वो। अलाउद्दीन खिलजी के काल में भू राजस्व में सुधार संबंधित काम किया गया था। उसके पहले तक यह स्पष्ट हो गया था कि खराजी भूमि ही रहेगी, उससे उसरी भूमि में तब्दील नहीं किया जाएगा। खराज की वसूली का दर सामान्यतः 40% था, जिसे अलाउद्दीन ने 50% कर दिया था। खराज की वसूली का दर 50 कर दिया था। बाद में भी इसमें कमी वृद्धि का कार्य चलता रहा था। अलाउद्दीन ने पहली बार भूमि का सही आकलन करने के लिए भूमि की नपाई की व्यवस्था किया ताकि भू राजस्व का सही आकलन हो सके। सबसे पहले होता था नायक ए मुमालिकत, दूसरा होता था मुस्तौफिक ए मुमालिकत। नायक ए मुमालिकत सबसे बड़ा पद होता था। उसके बाद में होता था मुस्तौफिक ए मुमालिक। मुसर्रिफ लेखा जोखा संबंधित होता था। मुसर्रिफ और मुस्तौफी जो होता था वो आय व्यय का लेखा जोखा करता था, और दीवान ए वकूफ जो है वो आय व्यय के लेखा जोखा की निगरानी करता था, जो जलालुद्दीन के काल में आया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने ना भूमि सुधार किए थे, जिसमें खराज पे उसने पहले 40% टैक्स होता था, उसने 50% कर दिया था। अलाउद्दीन ने पहली बार भूमि का सही आकलन करने के लिए भूमि की नपाई की व्यवस्था किया ताकि राजस्व का सही आकलन हो सके। सल्तनत काल की भूमि की नपाई की व्यवस्था किया ताकि भू राजस्व का सही आकलन करने के लिए भूमि की नपाई की व्यवस्था किया ताकि भू राजस्व का सही आकलन हो सके। सल्तनत काल की भूमि को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया था। खालसा भूमि, जिसकी आमदनी सीधे केंद्रीय कोष में जाती थी, खालसा भूमि की। और इक्ता भूमि जो होती थी, इसकी आमदनी इक्तादार के पास जाती थी। तीसरी श्रेणी में दान की भूमि होती थी, जिसके तहत मिल्क, इनाम, इदरार आदि की भूमियों को रखा जाता था। यह दान प्रायः धार्मिक, सांस्कृतिक और कल्याणकारी कार्यों में लगे हुए लोगों को दिया जाता था। एक तो थी खालसा भूमि। खालसा भूमि का टैक्स सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता था। और दूसरी होती थी इक्ता भूमि, इसका इक्तदार के पास जाता था। भू राजस्व का निर्धारण सुल्तान करते थे। भूमि का मालिक किसान होते थे सल्तनत काल में। और राजस्व की वसूली सामान्यतः जमींदार करते थे, जिन्हें खूत भी कहा जाता था। दीवान ए आरिज, राजस्व की वसूली जमींदार करते थे, जिन्हें जमींदार को खूत कहा जाता था।
दीवान ए आरिज जो है यह रक्षा विभाग का मंत्री होता था। दीवान ए आरिज, इस विभाग का गठन बलबन ने किया था। दीवान ए आरिज का गठन बलबन ने किया था ताकि सैन्य मामलों का प्रबंधन एक पूर्णतः प्रतिबद्ध मंत्री के द्वारा हो। ऐसा मंत्रालय बलबन के पहले नहीं था, इसलिए सैन्य व्यवस्था सामान्य तौर पर हस्म ए अतरफ यानी कि केंद्रीय और प्रांतीय सेना के माध्यम से चलता था। रक्षा विभाग हस्म ए अतरफ। अलाउद्दीन खिलजी ने इसमें सुधार करते हुए दाग और हुलिया की पद्धति अपनाया ताकि सैनिक और इनके घुड़सवारों में सही नियुक्ति हो सके एवं उनकी नियमित निगरानी के माध्यम से सैन्य कुशलता का सुनिश्चित हो सके। अलाउद्दीन के पहले इस मोर्चे पर अनियमितता होने के कारण सैनिक दक्षता में कमी होती रहती थी। अलाउद्दीन ने सेना को नकद वेतन देने की नीति अपनाई थी ताकि सैनिक अन्य किसी तरह की गति में ना उलझे और सैनिक प्रशिक्षण एवं अभ्यास में लगे रहे और उनकी सैन्य क्षमता लगातार निखरती रहे। इसके मद्देनज़र उसने बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने, क्योंकि वह सैनिकों को पर्याप्त वेतन नहीं दे सकता था। उस युग की चांदी का अभाव इसके लिए जिम्मेदार था। दीवान ए रिसालत का कार्य को लेकर इतिहासकारों के बीच स्पष्टता नहीं है। कुछ लोग इसे धार्मिक विभाग का मंत्री मानते हैं, रिसालत, क्योंकि इसमें रिसालत शब्द रसूल से बना हुआ दिखता है जो पैगंबर मोहम्मद की ओर संकेत करता है। लेकिन इस मंत्री के कार्यों में विदेश विभाग के मंत्री का कार्य भी शामिल दिखता है। संभव है कि यह मंत्री दोनों तरह का कार्य देखता रहा होगा। दीवान ए ईसा पत्राचार विभाग था। पत्राचार, इसका काल सुल्तान और विभिन्न मंत्रालयों का आपसी एवं केंद्र और इक़्तिदारी के बीच संवाद के आगमन को सुनिश्चित करने का रहा होगा। यह विभाग प्रशासनिक निर्णयों और उसके क्रियान्वयन एवं उसके रिकॉर्ड के रखरखाव की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रहा होगा। इब्न बतूता ने रेहला नामक अपनी किताब में दीवान ए ईसा की कार्य प्रणाली का विस्तार से वर्णन किया है। इब्न बतूता की रेहला में अपनी किताब में दीवान ए ईसा की कार्य प्रणाली का विस्तार से वर्णन किया है। आगे चलकर शेर शाह ने जब सराय की व्यवस्था किया तो डाक विभाग यानी कि इंसा विभाग और भी ज़्यादा कुशल हो गया था। डाक विभाग, इंसा विभाग। कारखाना, सल्तनत काल में कारखाना विभाग का भी विकास हुआ और इसके अंदर काम करने वाले नियमित एवं अनियमित कारीगरों, उनके उत्पादन की पद्धति, उनका उपयोग आदि का कुशल संचालन करने के लिए दीवान ए वयूतात विभाग का गठन हुआ। कारखाना विभाग सबसे ज़्यादा फिरोज शाह तुगलक के काल में शक्तिशाली हुआ। उसने इस कामयाब करने के लिए कुल 33 कारखाने खोले और उत्पादन की मात्रा में एवं गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए दासों की बड़ी संख्या को आवश्यक माना, जिसे प्रशिक्षण देकर वह उत्पादन का कार्य कराता था। उसने दासों के निर्यात पर पाबंदी लगा दिया। उसके पास 1,80,000 दास थे और उनका कुशल प्रबंधन करने के लिए एक दीवान ए बंदगान का गठन किया। दीवान ए बंदगान। न्याय किसी भी शासन का एक अहम हिस्सा होता है। राज्य अराजकता के समाधान के लिए एक सुरक्षा और न्याय को आवश्यक मानता है। सल्तनत काल में इल्तुतमिश की न्याय की जंजीर लोगों को सल्तनत के प्रति
आस्थावान बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। बलबन भी न्याय के कारण लोगों की आस्था पाने में कामयाब रहा, क्योंकि वह भेदभाव नहीं करता था। सामान्यतः दिल्ली सल्तनत के दौरान न्याय व्यवस्था कठोर थी, क्योंकि दंड की कठोरता को विरोध विद्रोह, कदाचार या अपराध पर नियंत्रण का एक उपकरण माना जाता था। इसके लिए निरपराध को हर हाल में सजा नहीं देने की नीति का पालन नहीं किया गया था, यानी कि डर को प्रतिरोध का उपकरण बनाकर राज्य ने अपनी सत्ता को सुदृढ़ करने का उपाय अपनाया। न्याय का आपराधिक नियम सुल्तान की मर्जी से बनते थे, यानी कि यह जवाबियत के मुताबिक चलता था, जबकि दीवानी का नियम यानी कि विवाह विच्छेद, उत्तराधिकार आदि के नियम हिंदुओं एवं मुसलमानों के अपने धर्म और परंपरा के मुताबिक चलते थे। यदि कोई ऐसा मामला आए जिसमें कि एक पक्ष हिंदू हो और एक मुसलमान, तो इस स्थिति में मुसलमानों के नियम को वरीयता दी जाती थी। इस विभाग के सफल संचालन के लिए काजी की भूमिका महत्वपूर्ण थी और दिल्ली में सर्वोच्च काजी को काजी उल कुजात कहा जाता था। लेकिन यहाँ यह भी स्मरणीय है कि सुल्तान ही अंतिम न्यायाधीश था, जो किसी भी कोर्ट के फैसले के विरुद्ध अपील सुन सकता था, जबकि उसके विरुद्ध कोई अपील नहीं किया जा सकता था। सल्तनत काल का समाज और संस्कृति। सुल्तानों की धार्मिक नीति। सल्तनत काल की धार्मिक नीति के अंतर्गत अलग अलग सुल्तानों की नीतियों से भिन्नता नजर आती है। इसके तहत सुल्तान एवं इस्लाम और उलेमा शरीयत या खलीफा के प्रति उनकी नीति और गैर मुस्लिमों के प्रति उनकी नीति के बारे में अध्ययन होता है। सल्तनत की स्थापना के समय एक द्वंद्व था कि शासक शरीयत के अनुसार चले या जवाबियत के अनुसार। इल्तुतमिश ने शरीयत का सम्मान करते हुए जवाबियत की वरीयता की नीति के तहत शासन किया। बलबन ने अपने को जिल्ले इलाही कहा, जिसके तहत वह शरीयत और उलेमा के हस्तक्षेप को नकार दिया। उसका दावा यह था कि ईश्वर का प्रतिनिधि होने के नाते वह स्वयं ही इस्लाम का सबसे श्रेष्ठ व्याख्याता है, अतः उसे उलेमा की व्याख्या के अधीन रहकर शासन चलाने की जरूरत नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी ने सल्तनत को शरीयत के दायरे से ऊपर घोषित किया। इस आधार पर कुछ इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी को धर्मनिरपेक्ष शासक भी कहते हैं। धर्मनिरपेक्षता की कई बुनियादी बातें शामिल होती हैं, जैसे कि राज्य के मामले में धर्म का दखल नहीं होना, व्यक्ति को धार्मिक आज़ादी देना, सभी धर्मों के प्रति राज्य का समान व्यवहार होना, विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच आपसी भाईचारा होना। अलाउद्दीन के काल में पहले बिंदु को छोड़कर अन्य बिंदुओं पर धर्मनिरपेक्षता नहीं दिखती। उसके काल में भी हिंदुओं को अपना धर्म मानने के लिए जजिया देना पड़ता था। शासन को गैर मुस्लिम की भागीदारी नहीं थी, यानी कि वह शासन मुसलमानों का था। अतः इस युग में हम धार्मिक स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की बात स्वीकार नहीं कर सकते। यहाँ तक राज्य के मामले में धर्म के दखल के निषेध का प्रश्न है, तो इसकी भी एक सीमा थी। स्वेच्छाचारिता के अपने तमाम उपायों के बावजूद अलाउद्दीन एक घोषित करता था कि वह खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में शासन चला रहा था। वस्तुतः हम यह कह सकते हैं कि अलाउद्दीन की सारी नीतियां धर्मनिरपेक्षता के आदर्शों से अलग स्वेच्छाचारिता के आदर्शों से निर्मित थी। गयासुद्दीन तुगलक सभी मामलों में मध्यम मार्ग अपनाया, इसलिए उसने धार्मिक स्तर पर भी उलेमा को प्रसन्न रखते हुए अपनी मर्जी का शासन चलाने का प्रयास किया। मोहम्मद बिन तुगलक मोटे तौर पर अलाउद्दीन खिलजी की नीति अपनाया, लेकिन इस संदर्भ में वह 3 बिंदुओं पर अलाउद्दीन से भिन्न दिखता है। मोहम्मद बिन तुगलक अलाउद्दीन की तरह नया धर्म चलाने के बारे में कभी नहीं सोचा। मोहम्मद बिन तुगलक मक्का और वहाँ के इस्लामी शासकों और विचारकों के प्रति आदर का भाव रखता था और उन्हें उदारतापूर्वक दान देता था, इसलिए वह इब्न तिमैया के प्रति अपना आदर व्यक्त किया। मोहम्मद बिन तुगलक हिंदुओं के प्रति अन्य सभी सुल्तानों के तुलना में ज़्यादा उदार रवैया अपनाया। सत्ताधारी में उनको भागीदारी देना, होली खेलना, गौशाला को दान देना और जैन मुनि को विमर्श के लिए बुलाना इसके प्रमाण है। लेकिन
यहाँ यह लेकिन यहाँ इस शीघ्रता का इस सीमा का स्मरण भी ज़रूरी है कि हिंदू अभी भी जिम्मी ही माने जाते थे, जिन्हें जजिया देना पड़ता था। फिरोज शाह तुगलक ने शरीयत के अनुसार शासन चलाने की बात किया और उसकी शरीयत की समझ उस युग के उलेमा की व्याख्या पर आधारित थी। उलेमा कट्टरपंथी थे जो गैर मुसलमानों के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया रखते थे। इसलिए फिरोज शाह तुगलक के काल में स्वेच्छाचारी कमजोर हुई और हिंदुओं के प्रति कठोरता में भी वृद्धि हुई। यहाँ तक कि मुस्लिम महिलाओं पर भी पाबंदियों में वृद्धि हुई। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि सल्तनत काल जवाबियत बनाम शरीयत के द्वंद्व से गुजर रहा और हिंदुओं के प्रति शासकों की नीति प्रथम दृष्टया भेदभावकारी थी और युद्ध के दौरान उनका रवैया ज़्यादा कठोर हो जाता था, जिसके तहत हिंदू मंदिरों पर हमला और बलपूर्वक धर्मांतरण का मामला विशेषतः उल्लेखनीय है। जाति सल्तनत काल में जाति का मुद्दा दो तरह से उल्लेखनीय है। मुस्लिम समाज की जाति, हिंदू समाज में जाति। मुस्लिम समाज की जाति हिंदुओं की वर्ण व्यवस्था, व्यावसायिक विविधता आदि के आधार पर नहीं बनी थी, यानी कि उनके समाज में अल्लाह के सारे बंदे अपनी योग्यता और मर्जी के अनुसार अपना व्यवसाय चुनने के लिए स्वतंत्र थे। इसके तहत इस बात पर बल दिया गया है कि उनके बीच स्वतंत्रता एवं समानता का स्तर हिंदुओं की तुलना में ज़्यादा था। लेकिन इस क्रम में यह भी स्मरणीय है कि मुस्लिम समाज के अंदर नस्लीय भेद था। सल्तनत के आरंभिक दौर में 1290 ईस्वी तक सिर्फ तुर्की नस्ल के लोग ही प्रायः शासन के ऊंचे ऊंचे पदों पर जाते थे। इक्का दुक्का गैर तुर्की लोग यदि ऊंचे पद पर जाते थे तो उन्हें इस वजह से राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ा। खिलजी वंश के आगमन के साथ तुर्कों के प्रभुत्व का अंत हुआ। इसके तहत गैर तुर्की विदेशी और देसी मुसलमान भी शासन में शामिल होने लगे।